हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर सेकेंड लॉ जब आया तो उसके क्या फ़ायदे थे। पहली चीज़ तो ये, जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमको सिर्फ इतना ही चीज़ पता चल रहा था कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मतलब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन फर्स्ट लॉ हमको ये नहीं बता पा रहा था, या फिर ये क्वांटिटेटिव मेजर नहीं दे पा रहा था फोर्स का, कि कितना फोर्स लगाने पर बॉडी में कितना एक्सेलरेशन आएगा। तो ये चीज़ और ये रिलेशन हमको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बाद मिला। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बाद हमने ये इक्वेशन डिराइव किया, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और इससे अब हम फोर्स को मेजर कर सकते थे। हमने फोर्स का यूनिट डिफाइन किया और उसके डायमेंशंस भी हमको इससे मिल गए। तो जैसे हम लोग को पता है, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास का केजी। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या हुआ? केजी, क्योंकि मास का यूनिट केजी है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट हमको मिल गया क्योंकि ये रिलेशन मिल गया था इससे सेकेंड लॉ के बाद। और ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने शॉर्ट में न्यूटन बोल दिया, कैपिटल में। तो मतलब अब फोर्स को हम इस यूनिट में मेजर कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करो तुम्हारे पास एक बॉडी है जिसका मास 5 केजी है, और अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस करना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, तो मुझे इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। तो आप ये इस इक्वेशन से ढूंढ सकते हो, फोर्स का मेजरमेंट आपको मिल जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बॉडी का? 5, एक्सेलरेशन कितना है? 3। तो ये हो जाएगा 15 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर मैं सीधा लिख दूंगा 15 न्यूटन। तो इसका मतलब 5 केजी ऑब्जेक्ट पर जब आप 15 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करोगे, और बॉडी अगर वो रेस्ट पे हो, या ये बॉडी रेस्ट पे हो या मोशन में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बॉडी में इतना एक्सेलरेशन आएगा। कितना? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो इस तरह से अब हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। फोर्स का हमको यूनिट पता है, फोर्स के डायमेंशंस पता है। ये हमको सेकेंड लॉ के बाद ही ये जानकारी मिली है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आप फर्स्ट लॉ को देखो, तो फर्स्ट लॉ भी इसी के अंदर आ जाता है। इसी के अंदर फर्स्ट लॉ जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है, इनके अंदर है। कैसे? देखिए, फर्स्ट लॉ क्या था हमारा? बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। इन शॉर्ट, बॉडी का वेलोसिटी चेंज तब तक नहीं होगा जब तक आप बाहर से कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करोगे, राइट? या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो बॉडी में एक्सेलरेशन तब तक नहीं होगा जब तक आप फोर्स एक्सर्ट करोगे। फोर्स एक्सर्ट नहीं करते बाहर से, मतलब बिना फोर्स लगाए बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा। सिंपली ये स्टेटमेंट मैं बोल सकता हूं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। जो भी आपको स्टेटमेंट बताया था, उसका सार, उसका मीनिंग यही है कि बॉडी पे जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे, बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा। विदाउट फोर्स देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। अब इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में F इज इक्वल टू एम ए, तो मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगा? F अपॉन एम। अब अगर मैं फोर्स जीरो कर दूं, इफ F इज इक्वल टू जीरो, फोर्स जीरो कर दूं, तो आपका एक्सेलरेशन भी जीरो आ जाएगा। विदाउट फोर्स देयर इज नो एक्सेलरेशन। अगर आप फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे हो तो आपका बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है। यही तो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। तो इस इक्वेशन में, जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बाद आया, इसमें आपका अपने आप आपको फर्स्ट लॉ भी दिखाई देगा। राइट? क्लियर है? अगले इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। देखो, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो इक्वेशन है, F इज इक्वल टू एन ए, ये ध्यान में रखना, इट इज फॉर अ सिंगल पॉइंट पार्टिकल। सिंगल पॉइंट पार्टिकल, ये एक सिंगल पॉइंट पार्टिकल के लिए मतलब ये कि देखो, किसी एक पार्टिकल पर फोर्स F लगा, ठीक है, F नेट फोर्स है, टोटल फोर्स F लगा,
तो उसका एक्सेलरेशन ए होगा उसी डायरेक्शन में। इट्स अ वेक्टर फॉर्म, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा याद रखना उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूं तो इसी डायरेक्शन में इसका क्या एक्सेलरेशन ए होगा, F इज इक्वल टू एम में, अगर इसका मास m है तो ये रिलेशन में फोर्स और एक्सेलरेशन किसी एक पार्टिकल पे लग रहा है और किसी एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो रहा है जो कि एक पॉइंट पार्टिकल है, ध्यान देना। सो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर पॉइंट पार्टिकल। पॉइंट पार्टिकल मतलब क्या, देखो जब भी मैं पार्टिकल वर्ड बोलता हूं तो ये ध्यान में रखना कि उसका हम साइज नेग्लिजिबल मानते हैं, इट हैज टू बी अ पॉइंट पार्टिकल। और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है मान लो कोई, तो आप बोलोगे क्या ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं है? बिल्कुल है। देखो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और आप जब भी पार्टिकल बोलते हो तो पार्टिकल का साइज पॉइंट मान के चलते हैं हम लोग। अगर आप मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट लेकर आते हो इस तरीके से, तो वो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट पार्टिकल से बना हुआ होता है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट का साइज है अच्छा खासा, ठीक है, अगर उसका साइज है तो हम उसको फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं। मतलब ये कि वो बहुत सारे सिस्टम से, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर एक सिस्टम तैयार किया है और उसको मैं बॉडी बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मार्कर देख रहे हो मेरे हाथ में, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है एंड दिस इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसकी डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे, फिलहाल इतना समझ लो कि इट्स अ सिस्टम ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। अगर सपोज करो आप बॉडी की बात कर रहे हो या फिर इन जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हो, तब इस केस में ये इक्वेशन तब वैलिड होगा जब अगर मैं बॉडी पे जो भी टोटल फोर्स लग रहा है वो F ले लूं और इस पूरे बॉडी का मास मैं m ले लूं और इस पूरे बॉडी का एज अ होल कितना एक्सेलरेशन हो रहा है आगे की ओर, पूरा बॉडी का पूरा बॉडी उसका क्या एक्सेलरेशन हो रहा है वो a ले लो यहाँ पे, तब ये इक्वेशन इसके लिए वैलिड होगा। नहीं तो इन जनरल ये जो इक्वेशन होता है अपना, वो एक्चुअली में एक पॉइंट पार्टिकल, सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल के लिए ही डिराइव किया था हम लोगों ने। पूरे के पूरे बॉडी जिसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोल रहे हैं, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से पूरा मिलकर बना हुआ है, उसके लिए आपको अगर ये इक्वेशन यूज करना है तो आप तभी यूज कर सकते हो जब इस पूरे बॉडी पर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसका टोटल फोर्स ले लो, वो टोटल फोर्स F हो जाएगा आपका। इस बॉडी का टोटल मास ले लो तो वो मास m हो जाएगा, और इस बॉडी का ओवरऑल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन कितना हो रहा है आगे की ओर पूरे बॉडी का एक साथ, वो एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगा। तब ये पूरे बॉडी के लिए या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए ये इक्वेशन वैलिड होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप फोर्सेस, जैसे ये टोटल फोर्स है, नेट फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। जैसे अगर सपोज करो ये बॉडी लिया हमने, इस बॉडी पर आप दो फोर्सेस लगा रहे हो, एक फोर्स यहाँ पे 10 न्यूटन का और एक फोर्स यहाँ पर 7 न्यूटन का। इसका मतलब क्या, इनका नेट फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और 3 न्यूटन का ही होगा। दिस इज योर नेट फोर्स। क्योंकि यहां से 7 न्यूटन जो आ रहा है वो 7 न्यूटन इसमें से माइनस हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो बचा हुआ मैं ये मान के चलता हूं कि इस बॉडी पे फिलहाल टोटल 3 न्यूटन का फोर्स ही लग रहा है और वो भी इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे 10 है ना। तो जब मैं यहाँ पे ये फोर्स लूंगा इस इक्वेशन में, इस बॉडी के लिए मैं फोर्स लूंगा, तो मैं फोर्स क्या लूंगा, इसका नेट फोर्स लूंगा। इस बॉडी पे जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसका मैं नेट फोर्स लूंगा, और नेट फोर्स एक्चुअली में 3 है, समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे F आपका नेट फोर्स है। दूसरी बात ये कि जो भी इंटरनल फोर्सेस हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे। अब मैंने तुमको बताया था कि बॉडी जो होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, और पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे पर फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ये इंटरनल फोर्सेस को इस इक्वेशन में इंक्लूड नहीं करना है। इस नेट F फोर्स में ये इंटरनल फोर्सेस इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंटरनल फोर्सेस बॉडी को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। बॉडी का एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ बाहर का एक्सटर्नल फोर्स ही करेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 10 और 7 लगाओगे तो टोटल 3 न्यूटन है,
तो फिलहाल इस इक्वेशन में f की जगह पे 3 आएगा, ना कि 10 या 7। इनफैक्ट ये जो नेट फोर्स वाला चक्कर है वो एक पॉइंट पार्टिकल के लिए भी वैलिड है। जैसे अगर सपोज करो आपका एक पॉइंट पार्टिकल है छोटा सा, उसका कुछ ना कुछ मास है, अगर मैं यहाँ से 9 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और कोई यहाँ से भाई 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब मैं मान के चलूँगा कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो है वो यहाँ पे 7 न्यूटन ही लग रहा है, और वो 7 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि 9 - 2 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर सपोज करो 9 न्यूटन का फोर्स इस पर कोई लगा रहा है और इसी डायरेक्शन में इस पर 7 न्यूटन का फोर्स और लग रहा है, तो 9 7 मतलब टोटल फोर्स अब 16 हो जाएगा, और वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस तरीके से टोटल नेट फोर्स जो है वो वेक्टर के हिसाब से ऐड होगा, राइट। यहां 9 7 दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए ऐड हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको नेट फोर्स जो है बॉडी पर निकालना है या पार्टिकल पे निकालना है, फिर इस इक्वेशन को यूज करना है। समझ में आया चीज? सो दिस इक्वेशन इज एक्चुअली फॉर अ सिंगल पॉइंट पार्टिकल, लेकिन अगर आपको बॉडी के लिए यूज करना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए यूज करना है, तो वो कैसे और कब यूज कर सकते हैं ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। हाँ, इंटरनल फोर्सेस का कोई काम नहीं है इस इक्वेशन में। एफ के अंदर आप जब टोटल एफ कैलकुलेट करो, नेट एफ, तो उसमें इंटरनल फोर्सेस ऐड नहीं होंगे। इंटरनल फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता बॉडी में, राइट। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगली चीज ये कि आपका ये जो इक्वेशन है जो मैं अभी बात कर रहा था, ये इक्वेशन एक्चुअली में वेक्टर का इक्वेशन है। F is equal to ma, दिस इज वेक्टर इक्वेशन। और यहां पे F वेक्टर क्वांटिटी, A वेक्टर क्वांटिटी है। पार्टिकल पे जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इंक्रीज डिक्रीज, वो डिपेंड करता है। अब इस डायरेक्शन में अगर मान लो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, जैसे बॉडी यहां जा रही है, देखो ये फोर्स क्या कर सकता है, अगर मान लो आपके पास बॉडी है यहाँ पे और ये रेस्ट पे है, तो जिस डायरेक्शन में, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो क्लियर है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और जीरो है ना पहले, तो इंक्रीज होगी, और इस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मान लो बॉडी ऑलरेडी किसी वेलोसिटी से जा रही है, मान लो बॉडी जो है 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रही है, अगर वेलोसिटी, ध्यान देना ये वेलोसिटी है, अगर आप वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो क्या होगा, वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड से 7 हो जाएगा या 8 हो जाएगा, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो, ठीक है। और अगर सपोज करो इस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी है लेकिन आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तब क्या होगा, तब स्लो हो जाएगी बॉडी, यानी कि उसका स्पीड कम होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। बॉडी यहाँ जा रही है, आप यहाँ उल्टा फोर्स लगा रहे हो, तो इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, फिर 5 से 4 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, स्लो होने लगेगा बॉडी, ओके। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाते हो, ये चीजें ध्यान रखना और याद रखना डायरेक्शंस का, अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, बॉडी का स्पीड चेंज नहीं होगा। अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड है तो 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा इसका स्पीड, लेकिन इसका डायरेक्शन बदल जाएगा वेलोसिटी का। इस डायरेक्शन में जा रही है तो फोर्स यहां लगेगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर आप फोर्स लगाते हो तो वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन बदलता है। अब क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है तो स्टिल मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप वेलोसिटी को बदल रहे हो ना। देखो इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी और इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दोनों अलग वेलोसिटी है। अगर आप वेलोसिटी को यहां से यहां लेके आ रहे हो दैट मीन्स यू हैव चेंज्ड द वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप उसका डायरेक्शन भी बदलते हो दैट मीन्स यू हैव चेंज्ड वेलोसिटी।
और वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब एक्सेलरेशन हुआ, बिकॉज व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन भी बदलता है तो मैं बोलता हूं कि हाँ एक्सेलरेशन हुआ है, और अगर एक्सेलरेशन हुआ है इसका मतलब फोर्स लगा। तो इन शॉर्ट अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो तो वो 3 चीजें कर सकता है। क्या बताओ? एक तो स्पीड इंक्रीज कर सकता है, इंक्रीज स्पीड। ये कब होगा? जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। स्पीड डिक्रीज कर सकते हो फोर्स लगाकर, डिक्रीज स्पीड, राइट। तो अगर बॉडी है आपका, जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाओगे तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। या फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड। वेलोसिटी का यहां पे सिर्फ ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड। मैं यहां मान के चल रहा हूं कि सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन कब चेंज होगा? सिर्फ डायरेक्शन कब चेंज होगा? जब बॉडी ऐसे जा रही है और आप परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे तो सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड चेंज नहीं होगा। हाँ, इसमें एक और केस जरूर है जिसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है। ये कब होगा बताओ? अगर सपोज करो बॉडी किसी डायरेक्शन में जा रही है, मूव कर रही है विथ वेलोसिटी v, अगर आपने वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, सॉरी वेलोसिटी के एंगल पर फोर्स लगाया, तो एंगल पे अगर फोर्स लगाओगे तो ये स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदल देगा। क्यों? यहाँ पे अब हम वेक्टर के फॉर्म का यूज करेंगे, और जैसे कि आपका फोर्स जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मान लो वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बना रहा है वो, तो मैं यहाँ पे फोर्स के 2 कंपोनेंट लूंगा, एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और देखो ये कंपोनेंट जो है आपका, हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, फोर्स का कंपोनेंट जिसके साथ वो थीटा एंगल बना रहा है तो ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक और कंपोनेंट आ जाएगा, दिस विल बी एफ साइन थीटा। अब एफ को भूल जाओ क्योंकि एफ को ऑलरेडी आपने 2 पार्ट में तोड़ दिया है, एक एफ कॉस थीटा जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है और एक एफ साइन थीटा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब ये एफ कॉस थीटा जो कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा, मतलब स्पीड इंक्रीज करेगा। और अगर सपोज करो ये जो आपका दूसरा कंपोनेंट एफ साइन थीटा दिख रहा है जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है यहाँ पे, तो ये इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलेगा। इसका मतलब अगर आप ये फोर्स लगा रहे हो तो इसके 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, एक वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा और दूसरा उसका डायरेक्शन बदलेगा। मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदलेगा, साथ साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा अगर फोर्स आप एक पर्टिकुलर एंगल पे लगाते हो। और याद रहे, अगर ये एंगल आपका एक्यूट है, मतलब ये वेलोसिटी के साथ अगर फोर्स एक्यूट एंगल बना रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होगा क्योंकि एक कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ रहा है। वेलोसिटी आपका इस केस में इंक्रीज होगा और उसका डायरेक्शन भी बदलेगा। लेकिन ऐसा भी केस पॉसिबल है, जैसे मान लो बॉडी की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और फोर्स जो है आप कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं, ये रहा आपका फोर्स ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, इस डायरेक्शन में आपने इस एंगल पे फोर्स लगाया। तो अब अगर इस फोर्स को 2 कंपोनेंट में डिवाइड करोगे आप, तो ये आपका ये 2 कंपोनेंट आ जाएगा और मान लेते काम करते हैं ये एंगल थीटा मान लेते हैं उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा। अगर फोर्स ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका एक्यूट है, सॉरी ऑब्ट्यूज है, दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज, ये ऑब्ट्यूज है और ये एक्यूट था। तो जब ऑब्ट्यूज है इस तरीके से आप पीछे की ओर फोर्स लगाओगे तो एक कंपोनेंट ऊपर जाता है एफ साइन थीटा जो कि ऑब्वियसली बात है डायरेक्शन बदलेगा वेलोसिटी का, और एफ कॉस थीटा अगर ध्यान से देखोगे इस बार तो ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर ऐसे फोर्स लगाओगे तो अब इस बार वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा, डिक्रीज होगा ना कि बढ़ेगा।
तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से फोर्स लगा रहे हो, किस एंगल पे फोर्स लगा रहे हो, उस हिसाब से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी बदल सकता है। एंगल पे लगाओगे तो दोनों बदलेगा, परपेंडिकुलर लगाओगे तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, और अगर लाइन में लगाओगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ये सारी चीजें हम लोग ने यहाँ पे देखी है। अब देखो ये वेक्टर के फॉर्म में है, आपका जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन वेक्टर के फॉर्म में है। जैसे मैंने बताया कि फोर्स के डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा ना। यहाँ पे देखो, अगर सपोज करो आपका, जैसे अभी मैंने बताया वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और फोर्स आपने एक पर्टिकुलर एंगल पे लगाया, ये फोर्स है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे ये दो कंपोनेंट बना रहा हूँ, ये आपका एफ कॉस थीटा है, लेकिन इस एफ कॉस थीटा को फिलहाल मैं एफ एक्स बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम दो एक्सिस ले लेते हैं। दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर। तो y कंपोनेंट आपको पता है कि ये f साइन थीटा होगा, लेकिन इस f साइन थीटा को मैं f y ले रहा हूं। तो अब इस फोर्स को भूल जाओ, क्योंकि आपने इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है, एक fx इस डायरेक्शन में और fy उस डायरेक्शन में। तो आपको पता है कि fx क्या करेगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, और fy जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा। ना देखो, क्योंकि आपने कंपोनेंट वाइज इसको डिवाइड कर दिया है, तो जब आप इक्वेशन यूज करोगे तो ये इक्वेशन भी कंपोनेंट वाइज ही यूज करोगे। अलोंग एक्स एक्सिस अगर आपको इक्वेशन यूज करना है, अलोंग एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग इस लाइन में, तो इस लाइन में अलग से आप इक्वेशन यूज कर लो, एंड दैट विल बी इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स। एफ एक्स जो है ये इस फोर्स का एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट है, m मास है, और ax क्या है, x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। देखो इस डायरेक्शन में fx फोर्स लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एंड दैट एक्सेलरेशन विल बी ax। उसके अलावा क्योंकि आपका एक कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग भी है, तो इस y एक्सिस के लिए अलग से इक्वेशन बनेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू fy इज इक्वल टू m इंटू ay। अब Fy क्या है, इस फोर्स का y एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एंड दैट एक्सेलरेशन इज ay। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये फोर्स आपका स्पेस में लग रहा होता तो तीसरा कंपोनेंट भी आ जाता z के अलोंग, और तब हम z के अलोंग अगेन एक इक्वेशन लिख सकते थे, एंड दैट इज Fz इज इक्वल टू m इंटू az। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों कंपोनेंट के अलोंग अपना अपना एक्सेलरेशन आएगा, और ये तीन इक्वेशन हम तीन एक्सिस के अलोंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, राइट। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ लोकल रिलेशन। लोकल रिलेशन का मतलब क्या होता है, देखो कि अगर सपोज करो किसी पॉइंट पे एक पार्टिकल लोकेटेड है, अगर इस पर फोर्स F लग रहा है और इसी पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन A होगा, तो ये फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इनटू ये एक्सेलरेशन होगा इसी पॉइंट पे, इसी टाइम पे। देखो जिस टाइम पे आप ये फोर्स लगाओगे, या जब तक ये फोर्स आप लगाते रहोगे या लगता रहेगा, तब तक ही इसके अंदर ये एक्सेलरेशन होगा। जिस मोमेंट पे, जिस टाइम पे, जैसे ही आपने ये फोर्स हटा लिया, जीरो कर दिया, आपका झट से ऑन द स्पॉट उसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जिस पॉइंट पे, जिस इंस्टेंट पे ये फोर्स F लग रहा है, उसी पॉइंट पे, उसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन A लगेगा। इन शॉर्ट, अगर आपने इस बॉडी को कहीं और उठा के कभी कहीं 10-15 मिनट पहले अगर आपने फोर्स लगाया होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो पार्टिकल याद नहीं रखता है कि हाँ मुझे 10 मिनट पहले जो है वो फोर्स लगा था, उसके वजह से अब मेरे बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन होगा। ऐसा नहीं होगा। जब तक फोर्स लगेगा तब तक उसका एक्सेलरेशन होगा, और उसी पॉइंट पे होगा, उसी समय होगा। जिस समय, जिस इंस्टेंट पे आपने फोर्स हटाया, उसी वक्त एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा।
एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये है कि उसी वक्त उसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब उसी वक्त एक्सेलरेशन वेलोसिटी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि अगर सपोज करो ये बॉडी है या पार्टिकल है, जैसे दो एग्जांपल लेते हैं। एक तो यहाँ पे ये पार्टिकल है यहाँ पे, या कोई बॉडी है, इस बॉडी पर आपने फोर्स लगाया, मान लो इस फोर्स की वजह से इस बॉडी में एक्सेलरेशन आया, और एक्सेलरेशन कितना आया, इस बॉडी में इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ रहा है। बॉडी रेस्ट पे था शुरू में, और एक्सेलरेशन मान के चलते हैं कांस्टेंट है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट इस पे लग रहा है। जब तक ये फोर्स आप इस पर लगाते रहोगे तब तक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आते रहेगा। 2 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि इस बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इंक्रीज होते जाएगी। तो मान लो ये फोर्स आप लगाते जा रहे हो, शुरू में वेलोसिटी 0, 1 सेकेंड के बाद देखोगे तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद देखोगे तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4, 3 सेकेंड के बाद देखोगे तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। फोर्स आप कंटिन्यूसली लगाते जा रहे हो, अब ये 6 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 4 सेकेंड के बाद फोर्स मैं अभी भी लगा रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ते जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और मान लो 4 सेकेंड के बाद मैंने फोर्स हटा लिया, जीरो कर दिया। जैसे ही 4 सेकेंड के बाद मैं फोर्स जीरो करूंगा, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि अब वो इसी 8 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से कंटिन्यू करता जाएगा, इसकी वेलोसिटी अब इंक्रीज नहीं होगी। और इसके लिए वो टाइम नहीं लगाएगा, जैसे ही फोर्स जीरो हुआ वैसे ही इसका वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, और इसी 8 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से कंटिन्यू चलता रहेगा। आपने फोर्स हटा दिया इस डायरेक्शन का, एक्सेलरेशन जीरो ऑन द स्पॉट। अब आपने इसके पहले जस्ट पहले ही फोर्स लगाया था, उसके जस्ट पहले फोर्स लगाया था, वो भी बॉडी को याद नहीं रहता है, बॉडी को कोई मेमोरी नहीं होता है आपने हिस्ट्री में उसके साथ क्या किया। अभी फोर्स लगा रहे हो तो अभी एक्सेलरेशन होगा, अभी फोर्स हटा लिया, एक्सेलरेशन अभी के अभी जीरो। उसको हिस्ट्री का कुछ याद नहीं रहता। मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि मुझे किसी ने थप्पड़ मार दिया, अब मैं गुस्से में आ गया, राइट, उसके बाद 5 दिन के बाद जब वो फिर थप्पड़ मारेगा तो पुराना थप्पड़ मुझे याद रहता है, अब मुझे डबल गुस्सा आएगा, ठीक है। तीसरी बार जब वो कभी फिर थप्पड़ मारेगा मुझे, तो वो दोनों गुस्सा एक साथ ऐड होकर ज़्यादा गुस्सा आएगा। जबकि तीसरी बार भी मारा उसने मुझे, एक ही थप्पड़ है, लेकिन गुस्सा 3 गुना आएगा। ऐसा पार्टिकल के साथ नहीं होता है। आप उसको कितनी बार भी थप्पड़ पहले मार रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, लेकिन इस मोमेंट पे आप जो फोर्स लगा रहे हो बस उसी का एक्सेलरेशन होगा इस टाइम पे, पुराना कुछ भी उसको याद नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इस मोमेंट पे आपने फोर्स हटा लिया, उसी मोमेंट पे एक्सेलरेशन जीरो, और वो उसी वेलोसिटी से अब कंटिन्यू करेगी, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के मैं एक ट्रेन में चढ़ा और ट्रेन का एक्सेलरेशन हो रहा है। ट्रेन का एक्सेलरेशन हो रहा है इसका मतलब क्या, मैं उसके अंदर खड़ा हूं तो मेरा भी एक्सेलरेशन होगा। ट्रेन के अंदर मैं खड़ा हूं तो ट्रेन की वेलोसिटी अगर बढ़ते जा रही है मान लो, तो मेरी भी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, राइट। अब मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, तो ये इसका भी एक्सेलरेशन होगा, इसकी भी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रही है। ऐसे ही 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इसका भी होता चला जा रहा है मान लो, राइट। अब मैंने इसको क्या कर रखा है, अपने दरवाजे से या खिड़की से थोड़ा सा बाहर पकड़ रखा है इसे। अब मेरा एक्सेलरेशन हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पकड़ के रखा हूँ, तो इसका भी एक्सेलरेशन हो रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, इस पर फोर्स मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको पकड़ के रखा हूँ और मेरे फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, जो भी इसका एक्सेलरेशन है मेरे फोर्स की वजह से। समझ में आ रहा है? जब तक मैं पकड़ के रखूंगा तब तक मैं इसको फोर्स लगाते जा रहा हूं आगे, और तब तक इसका एक्सेलरेशन होता जाएगा। मान लो यही एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तब तक हर सेकेंड में इसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। और जिस मोमेंट पे मैंने इसको छोड़ दिया, उसी मोमेंट पे ये एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स लगाना छोड़ दिया मैंने, उसी मोमेंट पे इसका आगे का एक्सेलरेशन जीरो। अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाएगी,
लेकिन क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है तो ग्रेविटी की वजह से उसका नीचे का एक्सेलरेशन आ जाएगा। ध्यान देना, जिस मोमेंट पे मैंने उसको छोड़ा उसी मोमेंट पे ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेगा और उसका आगे का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो ये सब कुछ इंस्टेंट होता है। जिस इंस्टेंट पे आप बॉडी पर फोर्स लगाते हो उसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन आता है। आपने अगर फोर्स लगाना छोड़ दिया तो उसी इंस्टेंट पे उसी समय एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो बॉडी को कोई हिस्ट्री याद नहीं होता फोर्स का, ठीक है। ये एक लोकल रिलेशन है, जिस मोमेंट पे, जिस टाइम पे, जिस इंस्टेंट पे फोर्स लगेगा उसी मोमेंट पे, उसी टाइम पे, उसी इंस्टेंट पे आपका एक्सेलरेशन ए होगा। राइट, क्लियर है? होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।